हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। मैं हूँ स्टूडेंट ऑफ सिद्धिविनायक। मेरा नाम है लक्ष्मण और मैं पढ़ता हूँ 11th क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बेटा। तो सुनो इस बात को ध्यान से, हमें ये पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमें पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा था हमको पढ़ना पड़ेगा। सुनो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी होगी, वो है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए मेडुला कहाँ होता है, पॉन्स कहाँ होते हैं, ठीक है, और सेरेब्रम कहाँ होता है, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़नी होगी ह्यूमन ब्रेन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा ये ब्रेन है। मैंने इसको क्या कहना है, ये अब तुम बोलोगे भैया ये ब्रेन है क्या, तुमको समझ में आया, अक्ल है? अरे भाई देखो मैंने किस तरह बनाया है। ये मैं हूँ और मैंने अपने आप को बीच से काट दिया, तो जो मेरा डायसेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ब्रेन का। डायसेक्शन बोला, ट्रांसेक्शन नहीं बोला, ऐसा नहीं, ऐसा। ठीक है, तो देखो डायसेक्शन करने पर मुझे मिला सेरेब्रम, इसको बोलता हूं मैं सेरेब्रम। ठीक है, ठीक है, इसको बोलता हूं सेरेब्रम। और ये जो है वो है सेरेबेलम। ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला। अब तुम देखो, ये तुम्हें नहीं समझेगा ये किस किसका पार्ट है, तो मैं तुम्हें बताता नहीं हूं। सुनो, ये है सपोज, सुनो तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन यानी कि खोपड़िया। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं भाई। कितने पार्ट्स होते हैं? अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना। अगर कमेंट में बताओगे तो तुमको मिलेगा 1000 रुपया, मेरी तरफ से नहीं, यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, तो देखो ह्यूमन ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स। कौन से होते हैं जरा बताइए मुझे। अब चलो किसी को नहीं पता तो सुन लो। एक होता है मिड ब्रेन यानी कि बीच का दिमाग, मेंदू बड़ा वाला बीच का दिमाग। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है, क्या आता है, हाइंड ब्रेन। ओके, और एक आता है अपने पास फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन मतलब 4 ब्रेन नहीं है। कोई फोर ब्रेन समझ के मत बोल देना कि मेरे पास है 4 दिमाग। बेटा तुम एक ही दिमाग को अच्छे से यूज कर लो, तुम भी 4 दिमाग यूज करना। देखो हमारे पास कितने ब्रेन है बेटा? ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अब किसी को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, सुनो, इसको बोलते हैं पीछे वाला ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? पीछे वाला। अरे वाला क्यों लिख रहे भाई, हम लोग वाला ही कहाँ है, वाला ब्रेन। ठीक है, हिंदी में लिख लो क्योंकि नोट्स वही अच्छे होते हैं जो तुमको समझ में आए। ठीक है, और ये है बीच वाला ब्रेन, मैं सीधा बीच लिख रहा हूँ। अब किसी कोई गोवा बीच में समझ लेना। ठीक है, बीच वाला ब्रेन। और ये है फ्रंट वाला। फ्रंट कैसे लिखते हैं, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, जरा कमेंट में जरूर बताना। फ्रंट, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना? अगर गलत हो तो भाई मुझे माफ करना, क्योंकि अच्छी सही स्पेलिंग लिखिए भाई, देख लो अच्छे से आगे पाठ करके। अब तुम देखो हमने क्या क्या देखा अभी तक कि ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स। अब वो कौन से पार्ट्स है, चलो देखते हैं। हाइंड ब्रेन के है 3 पार्ट्स, वो कौन से हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे ख्याल से सेरेबेलम। अब ये बलमा वाला बेलम नहीं है, ये सेरेबेलम वाला बेलम है। ठीक है, और है पॉन्स, यस पॉन्स, और ये है मेडुला। ये इट्स नॉट अ मेडुसा, ये मेडुसा राक्षसी नहीं है, ये मेडुला है बेटा, ये मेडुला है। अब देखो हाइंड मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है, कोई भी डायसेक्शन नहीं होता है, सिर्फ होता है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन के 2 टाइप्स, दो क्या बोलते हैं, पार्टीशंस होते हैं। वो एक होता है क्या बोलते हैं उसे, एक सेकेंड, एक होता है सेरेब्रम एंड सेकेंड इज क्या बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन। क्या लिखते हैं भाई, डायन की स्पेलिंग डायनसेफ्लॉन। ठीक है, सेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बट हाँ यार सही है, आएगा डायनसेफ्लॉन। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सब पार्ट्स कहाँ होते हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता देता हूँ। सेरेब्रम मैंने तुम्हें बताया, हमारी ऊपर वाली खोपड़ियाँ यानी कि लोब्स होते हैं ना हमारे दो, एक राइट लोब एक सेकंड लोब, वो लोब्स जो है ना वो है सेरेब्रम। और ये इधर पीछे होता है छोटा दिमाग यानी कि तुम्हारा सेरेबेलम। और पॉन्स होते हैं ठीक तुम्हारे सेरेबेलम के पीछे और सेरेबेलम के आगे और सेरेब्रम के नीचे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और पॉन्स के नीचे होता है हमारा मेडुला। ठीक है, ऑब्लिंगाटा बोलते हैं उसे।
ठीक है। और डायसेफ्लॉन कहीं यहाँ पे होता है, और ये दबा हुआ होता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सेरेब्रम तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बात समझी तुम्हें? तो भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, लिखना है तो लिख लो। लिख लिया? बहुत बढ़िया, झकास तरीके से लिख दिया तुमने, बहुत स्पीड है तुम्हारी, ठीक है। अब देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मेन मुद्दा। देखो अभी स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो हमारे दिमाग में ना कुछ सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को कंट्रोल किया मतलब क्या, रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया, है ना। रेस्पिरेशन को कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलाते हैं। देखो हमारे दिमाग में सपोज देखो यहाँ कहीं पे, ये यहाँ पे मैं दाने मतलब कि डॉट्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारे ब्रेन में, सॉरी इट्स नॉट इन ब्रेन, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, यहाँ कहीं पे होता है स्पेलिंग क्या है भाई, क्या है भाई स्पेलिंग, इफ्यूनेस्टिक सेंटर। और यहाँ पे होता है हमारा राजा, हमारा राज दुलारा, क्या भैया क्या नाम है उसका, उस राज दुलारा का नाम क्या है, देखते हैं क्या नाम है, वो है रेस्पिरेटरी रिदम। रिदम की स्पेलिंग क्या है तेरा बताओ, रिदम सेंटर, ठीक है। यहाँ बात क्लियर है तुम्हें? अरे भाई मैंने बताई क्या है अभी तक। देखो पॉन्स में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक पॉन्स में होता है क्या होता है, एफिनोस्टिक सेंटर, एंड हमारे मेडुला में होता है क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अब इनके वर्ड सुन लो। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, सॉरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, अरे भाई क्या है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है थोड़ी सी, तो उसको ठीक कर लेंगे। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भाई, सेंटर बीच वाला, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये सेंटर बीच वाला नहीं है, ये एक ऐसा सेंटर है जैसे कि समझ लो, सेंटर मतलब क्या होता है, कोई इंडस्ट्री जिसमें कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो, वही बात उसी तरह से हमारे बॉडी में सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है, सिग्नल क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेंड सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है, किसको बेटा, अरे भैया किसको, हम बताते हैं किसको भेजता है, ये भेजता है किसको, डायफ्रैगम को, ठीक है। डायफ्रैगम को क्या भेजता है बेटा, सिग्नल भेजता है, स्पेलिंग ठीक है ना, देखो डायफ्रैगम की स्पेलिंग यही होनी चाहिए, डायफ्रैगम को भेजता है, और भेजता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। अच्छा अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रैगम क्या तुमने कहीं पढ़ा है? हाँ बेटा तुमने पढ़ा है, कब पढ़ा है तुमने, इसके पहले पढ़ा है, ठीक है। अगर तुमने वो वाली वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, आई बटन पे क्लिक करो और देख लो, ठीक है। प्लीज देख के आओ, अगर नहीं समझ, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें समझाने की। देखो डायफ्रैगम और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती है, सपोज ये मैं तुम्हारी बॉडी को बीच से कट करता हूँ, तुम्हारी बॉडी को बीच से कट करते ही तो मुझे कुछ लंग्स मिलेंगे, यहाँ पे कुछ रिब्स के समझ लो, अरे यार देखो ये तुम्हारी जो, सॉरी तुम्हारी वर्टिब्रेट्स होती है ना, वर्टिब्रेट्स, हाँ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में जो गैप होती है उसमें होती है मसल्स, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्रैगम क्या होता है, तुम्हारा जो
लंग्स है, तुम्हारे जो लंग्स है उसको सपोर्ट करता है कौन? डायफ्रागम। ये है डायफ्रागम, ठीक है। अब देखो जब डायफ्रागम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? क्या होगा सर? हमें नहीं पता। अरे बेटा जब वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि प्रेशर कम होगा तुम्हारे। जब देखो डायफ्रागम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई मतलब तुम्हारे लंग्स क्या है कि रिब केज का वॉल्यूम बढ़ गया। रिब केज का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा मतलब कि तुम्हारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, और लंग्स के अंदर का जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो तुम्हें रिलेशन याद होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम्हें मेरी नजर में तो भाई कुछ नहीं आता, ठीक है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो जैसे ही प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा यानी कि प्रेशर कम हुआ किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? इनहेलेशन होगा ना। तो क्या होता है जब डायफ्रागम और क्या बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? causes इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन किसी से इंस्पायर होने वाला नहीं है, ये है इनहेलेशन वाला इंस्पायरेशन। अच्छा लिख लेता हूँ बेटा, लिख लेता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर आप कुछ बताते नहीं हो, कुछ भी ऐसे उठपटांग बता देते हो। इनहेलेशन, अरे इनहेलेशन बेटा, इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन। अब देखो इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, इनहेलेशन वाला, ठीक है, ये बात समझी तुम्हें। अब देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम यही होता है कि वो सिग्नल भेजता है किसको? डायफ्रागम और इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट होने के क्या होता है? हमारे अंदर इनहेलेशन होता है। अगर मैं सिर्फ यही काम करते रहा, इसका काम इतना ही है कि ये सिर्फ सिग्नल देगा और डायफ्रागम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इनहेलेशन हो जाएगी। अगर कंटिन्यूअसली इनहेलेशन कंटिन्यू रही मतलब कि मैं सांस लेते क्या तो मैं तो फट जाऊंगा एक टाइम पे, है ना, मैं तो फट जाऊंगा, मेरी रिब केज फूट जाएगी, अरे मेरी लंग्स फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएगी, तो फिर कैसे करूंगा मैं? अच्छा तो इससे बचाने के लिए भी हमारी बॉडी के पास बहुत दिमाग है बेटा। तुम्हारे पास जितना दिमाग नहीं है तो तुम्हारी बॉडी के पास दिमाग है। वो क्या करती है, उसके पास कुछ होते हैं ग्लैंड, मतलब उसके पास भी कुछ और सेंटर्स होते हैं, जैसे कि न्यूमोस्टिक सेंटर, जो भी बोलना बोलो, और ये होता है एपिनेमोस्टिक सेंटर। अब देखो जो न्यूमोस्टिक सेंटर होता है वो काम करता है एज अ पापा, पिताजी, और ये एपिनेमोस्टिक सेंटर काम करता है एज अ मामा, यानी कि मम्मी। क्या होती है बेटा? मम्मी। क्या लिखते हैं? मम्मी। अच्छा मम्मी मतलब वो जब वाली मम्मी नहीं, ठीक है। ये पापा के जैसे काम करता है और ये एपिनेमोस्टिक मम्मी जैसे, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर करता है बेटी के जैसा काम, बेटा। अब देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तुम मुझे ऐसे समझो कि ये बेलगाम घोड़ा है, एक बेलगाम घोड़ा है। अब वो क्या करेगा? ये इनहेलेशन बढ़ाएगा। तो ये गलत है कि हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन होगी तो हमारे लंग्स फट जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आते हैं हमारे पास पापा, जो अपने बेटे को इतना मारते हैं कि वो अपना काम रोक देता है। क्या करता है? सिग्नल सेंड करना बंद कर देता है। पिताजी ने मारा, ठीक है, तो रुक क्या कुछ देते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इन्हें पापा ने मारा तो क्या हो गया? इनहेलेशन स्टॉप हो गई। इनहेलेशन स्टॉप होने के बाद क्या होता है? एक्सहेलेशन, यानी कि एक्सहेलेशन हुई, ठीक है, ओके। तो देखो एक्सहेलेशन हो गई। अब देखो क्या होगा भाई?